बंगाल में बवाल है। ममता पर सवाल है। কারা এসেছিল মাসিমা? ওই তৃণমূলের লোকেরা। কি এসে কি বলেছে? ওরা আমাকে মেরেছে। बीजेपी सियासी नब्ज पड़ रही है। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। टीएमसी की चुनौती बढ़ रही है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम हल्ला बोल करेंगे बंगाल में निर्ममता पर चल रहे सियासी घमासान को लेकर। 85 साल की एक बुजुर्ग महिला के चोट के निशान को लेकर सियासत सुलग रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जबकि टीएमसी कह रही है मामला घरेलू हिंसा का है। बुजुर्ग महिला की चोट के बहाने बीजेपी ममता दीदी के बंगाल की बेटी वाले नारे पर भी सवाल खड़े कर रही है। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। কারা এসেছিল মাসিমা? ওই তৃণমূলের লোকেরা। কি এসে কি বলেছে? ওরা আমাকে মেরেছে। ममता की मां माटी मानुष की बिसात पर अब जंग मां की पिटाई पर पहुंच गई है। कोलकाता की सड़कों का ये नजारा देखिए। एक तरफ ममता की तस्वीरों से भरे पोस्टर तो दूसरी तरफ 85 साल की बुजुर्ग मां की तस्वीर के साथ बीजेपी ममता को घेर रही है। बीजेपी ने पूरे कोलकाता को इस पोस्टर से भर दिया है। ममता बनर्जी के पोस्टर पर लिखा है बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, तो दूसरी तरफ इस पोस्टर में बुजुर्ग महिला की तस्वीर है। चेहरे पर लगे चोट के निशान खुद ही सवाल बन गए हैं। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए ममता सरकार से सवाल किया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है, आखिर इसकी पिटाई क्यों हुई। हालांकि इस पोस्टर में बीजेपी का सिंबल नहीं है। टीएमसी कह रही है मामला घरेलू हिंसा का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बलिदान हुआ है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। खामाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है, ये अंदरूनी मामला है, घर के मामला है। इसमें पार्टी को घसीटना ये शोभा नहीं देता है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बंगाल की बेटी पर फिर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। इस हमले में उनकी 85 साल की बुजुर्ग मां को भी नहीं छोड़ा गया। स्मृति ईरानी का कहना है टीएमसी के अत्याचार से अब मुक्त हो जाएगी बंगाल की माटी। बंगाल में चुनावी हिंसा के बीच नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सत्ता की राह में अब जो भी आए उसका ये हाल होगा। और ये तो मां थी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, फिर उसका ऐसा हाल क्यों? राजनीति में इसे जायज कोई कैसे ठहरा सकता है? राजनीति में ये कैसी शर्मनाक हिंसा नीति और इसकी गवाही दे रही है कोलकाता की ये सड़कें। शोभा मजूमदार एक 85 साल की बूढ़ी महिला है जिनके बेटे भाजपा के कार्यकर्ता है गोपाल मजूमदार। अब दोनों का इल्जाम है कि शनिवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर उनसे बदसलूकी की, उनसे मारपीट भी की, एक बूढ़ी महिला को मारा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, पर भाजपा पूरी तरह से तृणमूल के खिलाफ उतर चुकी है और उनका कहना है कि तृणमूल का ही हाथ है। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है फिर भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किए हो, लेकिन उसका माताजी को मारते हो। 80 साल की एक माताजी बूढ़ी एकदम, उसको कैसे बुरी तरह मारे हैं। ये कहाँ का संस्कृति है? संस्कृति करके ममता बनर्जी चिल्लाती है। क्या दल अब चला रही है? क्रिमिनल्स और रेपिस्ट और मर्डरर का दल है। दरअसल ये बंगाल में पोस्टर वॉर का राउंड 2 है। इससे पहले बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर बंगाल की बेटी बनाम बुआ की जंग छेड़ी। पहले आया ममता बनर्जी का ये पोस्टर जिसमें उन्हें बंगाल की बेटी बताया गया। इसके जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं की तस्वीर का पोस्टर जारी कर लिखा, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, बुआ नहीं।
ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है, इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है। ममता और अभिषेक बनर्जी में बुआ भतीजे का रिश्ता है, तभी बीजेपी ने इस पोस्टर में उन्हें बुआ कहा। एक पोस्टर दो निशाने। साथ ही बीजेपी ये भी साबित करना चाहती थी कि ममता का बाहरी वाला आरोप गलत है। पार्टी में बंगाल की कई महिला नेता हैं। বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। हम तो प्रचार करने आते हैं, बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्तावित। टीएमसी का इस बार चुनावी स्लोगन है खेला होबे। फिलहाल तो चुनावी हिंसा की ये तस्वीरें सबको शर्मसार कर रही है। कोलकाता से पौलोमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी की तरफ से रिजू दत्ता जी हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे हैं, शुभांकर सरकार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, जयंत घोषाल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सुबुई खान एक्टिविस्ट हमारे साथ और साथ ही लॉयर जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ जाना चाहती हूँ रिजू जी, ये समझने के लिए इस महिला पर हमला, अब सत्ता संघर्ष में ये नौबत आ गई है कि जो भी रास्ते में आए बीजेपी कार्यकर्ता की, चाहे वो 85 साल की मां क्यों ना हो, उस पर भी हमला होगा, क्योंकि वो खुद अपनी जुबानी पूरी कहानी सुना रही हैं। बहुत मुश्किल होगा आपको इसको गलत साबित करना। करिए, पूरा देश सुन रहा है आपको। मिस्टर दत्ता। अंजना जी, पहले आपको नमस्कार। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि ये जो घटना है, ये पूरा घरेलू झमेला है। इनका जो बेटा है, उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये सामने आ जाएगा आपके पास 48 घंटे में कि ये घरेलू मामला है, जो कि बीजेपी इतना घिनौना राजनीति पे आ गया है, इतनी नीचे चला गया कि एक 85 साल की दादी को वो लोग इसके बीच में ला रहे हैं। ये सवाल आप पूछिएगा सुधांशु जी से, लेकिन रिजू जी ये सवाल आप उनसे पूछिएगा, लेकिन अभी आपने सीधा कह दिया कि उनके एक बेटे का मानसिक संतुलन खराब है। ये महिला तो ठीक है ना, ये क्या बता रही है सुनिए। हमने बांग्ला का ट्रांसलेशन किया है, एक सेकेंड, बांग्ला का ट्रांसलेशन किया, आप पढ़िए, आप उसको प्ले कीजिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ इनको। जल्दी से हम आपको सुनाएंगे और सिखाएंगे, क्योंकि वो सीधा कह रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता आए थे और मुझे पता है, क्या आप लोग कह रहे हैं कि 85 साल की औरत से बीजेपी झूठ बुलवा रही है? आप ये कह रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक 85 साल की औरत जो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकती, जो बीमार है, उनके घर पे 3 घुसपैठियां आए। কারা এসেছিল মাসিমা? ওই তৃণমূলের লোকেরা। কি এসে কি বলেছে? ওরা আমাকে মেরেছে। की दादी बोल रही है कि वो तृणमूल के लोग हैं। क्या वो लोग झंडे लेके आए थे या मुंह में तृणमूल का स्लोगन दे रहे थे? उनका जो बेटा एकदम नीच लेवल का बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो अपनी मां का इस्तेमाल कर रहा है अपने राजनीति की, सत्ते की राजनीति करने के लिए। आप मेरे को ये जवाब दीजिए, दर्शकों को पूछिए, एक 85 साल की औरत जो बिस्तर पे है, जो बीमार है, उनको 4:30 बजे 3 लोग मुखौटा पहन के आके उनके अत्याचार करते हैं और वो उनको पता चल जाता है। सुधांशु जी जवाब दीजिए, दिखाइए सुधांशु पे लिखा हुआ है टीएमसी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि जिस समय 85 वर्ष की एक वयोवृद्ध महिला स्वयं अपने मुंह से बात बोल रही है, उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया अत्यंत संवेदनहीन दिखाई पड़ रही। अभी रिजू दत्ता जी ने एक बात कही कि इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारे 150 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है 2013 जून में नृपेन मंडल से लेके अभी इसी वर्ष, पिछले वर्ष अक्टूबर 2020 में मनीष शुक्ला तक, कितनों का इन्वेस्टिगेशन आपने करवा दिया? 7-8 वर्षों में तो लोगों को बाकायदा अदालत से निर्णय करवा के जो भी सजा मिलनी थी, जेल में या फांसी की या
उम्र कैद की हो जानी चाहिए थी। चलिए वो नहीं हुए तो कितने आपने चार्जशीट कर दिए, वो भी छोड़िए, कितने चार्जेस फ्रेम किए, कितने, चलिए वो भी नहीं किया तो कितने का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया, और तो और कितनी गिरफ्तारियां की, ये बता दीजिए। केवल इतने मात्र से यह साबित हो जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार की मंशा क्या है। एक तरफ कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं, उनके साथ हिंसा, और उधर लगभग नगण्य गिरफ्तारी, न कोई गिरफ्तारी, न कोई चार्जेस फ्रेम होना, न अदालत में चार्जशीट जाना, और उसके बाद इस प्रकार के आरोप अपने मन से दूसरों पर चस्पा कर देना। और दुख की बात तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा अंजना जी, ऐसा बहुत कुछ कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, पर उनके नेता बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। वो भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे ही कार्यकर्ता नहीं मारे गए हैं, लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए। हम उनके लिए भी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। शुभंकर सरकार, एक सेकंड, शुभंकर जी बोलेंगे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा रिजू जी। शुभंकर जी, क्या ये वाकई सच है कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की खबरें हैं? देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कोई हिंसा उसको पहला कंडेम करना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसको वो हिंसा को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, और स्ट्रांगली 85 इयर्स ओल्ड लेडी, उसका ऊपर कोई ऐसा जो जुल्म हुआ, उसका ऊपर अत्याचार हुआ, उसको मैं कंडेम करना चाहता हूं। साथ साथ मैं बताना चाहता हूं जो प्रशासन, वो प्रशासन को इमीडिएटली जो कल्पित है उनको अरेस्ट करना चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूं टीएमसी, उनका जो सरकार, वो स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो तो हर रोज डिटोरिएट कर रहे हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहता हूं ये भाजपा, ये दोनों मिलके, बीजेपी एंड टीएमसी मिलके बंगाल का जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी था उसको भी बर्बाद करना चाहता है। चुनाव वहां सामने कैसे जनता का सेंटीमेंट लेने के लिए उन्होंने नैरेटिव को पूरा चेंज कर रहा है। जब एलपीजी का दाम हर रोज बढ़ रहा है, जब पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, जब जनता परेशान है, उसका बीच में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बोथ द पार्टी, उनको जो लीडरशिप है वो लीडरशिप, आज भाजपा का लीडरशिप, सेंट्रल फोर्स उनको पीछे, एक क्रिमिनल उसका पीछे 10 सेंट्रल फोर्स घूम रहा है, टीएमसी का छोटा नेता उनका पीछे राज्य पुलिस घूम रहा है। तो आम जनता जो है वो परेशान है, वो चाहता है भाजपा नहीं आना चाहिए राज्य में और ममता को जाना चाहिए। इसका स्थिति में जो प्रशासन और इलेक्शन कमीशन उनको इंडिपेंडेंटली वो हमारा ये राज्य में जनता को प्राण को रक्षा करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। सुधांशु जी, उन्होंने हिंसा की निंदा तो जरूर की, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि आप लोग चाहते हैं बस इसी पर चर्चा होती रहे। अभी एलपीजी और उसकी कीमतों पर बहस करेंगे तो बीजेपी कहेगी कि नहीं उस पर तो हम गैस नहीं दे सकते हैं जी, लेकिन इस पर अगर चर्चा करेंगे तो बीजेपी फौरन गैस दे देगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं अंजना जी? बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, उन्होंने कहा कि हिंसा एक है, लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाकर आप लोग महंगाई जैसा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको कार्पेट के नीचे डालना चाहते हैं। देखिए शुभांकर जी ने क्या बात कही, मैंने क्या शब्द प्रयोग किया। होना चाहिए। जून 2013 में हमारे कार्यकर्ता की पहले हत्या, और अक्टूबर 2020 में, अरे मान्यवर ये तो 8 वर्ष से प्रक्रम चल रहा है, और ये पेट्रोल डीजल की क्राइसिस का मामला तो अभी आया है। पेट्रोल डीजल के ऊपर बात हो, हम लोग इसके ऊपर विधिवत बात कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा, फिर भी मैं रिमाइंड किए देना चाहता हूं। ये बताइए दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, ये पेट्रोल एक ऐसी चीज क्यों है जिसका देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम है? अगर मुंबई में 100 रुपए के आसपास हो, दिल्ली में 90 रुपए के आसपास है, तो क्यों है? क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों के अलग अलग टैक्स होते हैं। मोटा मोटी लगभग माना जाए कि 30% के आसपास, 30-32% केंद्र सरकार के पास आता है, राज्यों में 20 से लेके कहीं 39% तक है, और 1/3 हिस्सा उसकी कॉस्ट में जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी देखिए कि पेट्रोल और डीजल पर अब सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया अक्टूबर 2014 में। यह कांग्रेस सरकार के जमाने का निर्णय था जो 2010 से होते हुए 2014 अक्टूबर में समाप्त हो गया। अब उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो केंद्र का हिस्सा आता है, इसमें से वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार 42% फिर राज्यों में जाना है, यानी 30 रुपए में 12 रुपया फिर जाना है राज्यों को। और जो ऑयल बॉन्ड्स हैं उनका जो हिसाब चुकाना वो तो अलग है, हम ये नहीं कह रहे। देखिए अगर हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करेंगे
तो निर्णय आपका भी है, राज्य सरकारें आपकी भी है, हमारी भी है, सबको पता है ठीक है कि क्या कोरोना काल में सरकारों की आर्थिक हालत इतनी मैं आ रही हूँ शुभांकर जी, आ रही हूँ, रिजू जी आ रही हूँ। एक बार मुझे जयंत घोषाल जी से एक कमेंट लेने दीजिए और खराब होता। ठीक है सुधांशु जी आ रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास फौरन। जल्दी से एक बार जयंत जी आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये रिप्लाई देना चाहता हूं। ठीक है जल्दी से शुभांकर जी, जल्दी से छोटा सा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट किसका है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जरूर स्टेट का अफेयर्स है, बट होम मिनिस्ट्री आज जो इतना इतना लेटर लिख रहा है 8 साल से क्यों बैठा था? मैच फिक्सिंग था? किस लिए आप चुप थे? 2016 में आप लोग, आपका दिलीप घोष कैसे जीता था? सुधांशु जी आप एक बार देख लीजिए, ज्ञान सिंह सोमोनपाल कैसे हारा था? इसलिए था जब आप लोग देखे थे जे कांग्रेस एंड लेफ्ट का अलायंस जीत सकता है। ठीक है शुभांकर जी, एक रात में ठीक है मैच फिक्सिंग है या नहीं? ठीक है, आपने एक था। सवाल उठाया मैच फिक्सिंग का, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन जयंत घोषाल आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो मतलब ये तस्वीर अपने आप में ऐसी है जो बहुत सवाल पूछ रही है। 85 साल की एक बुजुर्ग माँ, और उन खुद वो बता रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता आए और जो हुआ है, अब कहा जा रहा है कि नहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है। तो क्या अब ये साबित कर दिया जाएगा कि अपने ही बेटे ने मां को 85 साल के मारा, फिर ये कहलवाया उनसे कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे? क्या इतनी राजनीति गिर गई है? कहां जा रहा है? देखिए अंजना जी, मैं मतलब कोई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन 35 साल का पश्चिम बंगाल के राजनीति का जो अनुभव है, मैंने देखा है कि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल के जो संस्कृति है उसके साथ मतलब एकदम डीएनए में चला गया। और सीपीएम टेरर का जमाना हम देखे हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस का जो जमाना है, इसमें क्या होता है, जो आपने सही बोले हैं कि जो डोमेस्टिक के जो इशू होता है पश्चिम बंगाल में क्या होता है, उसमें भी दो भाई भाई का भी लड़ाई में एक भाई बीजेपी हो जाता है तो एक भाई तृणमूल हो जाता है। और एनी फैमिली डिस्प्यूट ऑल्सो इट बिकम्स पॉलिटिकल डिस्प्यूट, क्योंकि इतना हाईली पॉलिटिसाइज्ड स्टेट है और इतना हिंसा है जिसके लिए ये कंडेमेबल है, मतलब इसको कंडेम जरूर करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति के ऊपर उठ के हमको कंडेम करना चाहिए। लेकिन अंजना जी एक सेंटेंस मुझे, आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक कैसे होता है, मुझे पता है ना कि मान लीजिए कोई पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है, मतलब ऐसे है कि एक जमीन लेके जो डिस्प्यूट होता है वो बिहार यूपी में भी होता है। मतलब क्या होता है, एक प्रोटेक्शन, एक हैव और हैव नॉट का लड़ाई में अगर रूलिंग पार्टी का प्रोटेक्शन किसी को मिल रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो दूसरे पार्टी दूसरे जगह चला जाता है, तो ये मिक्सअप हो जाता है। लेकिन ये में पॉलिटिकल वायलेंस हो जाता है, जो फैमिली वायलेंस भी पॉलिटिकल वायलेंस हो जाता है, जिसको पुलिस को रोकना है। लेकिन मुझे अंजना जी सिर्फ एक वाक्य में बोलना है कि अभी तो चुनाव अनाउंस हो गया है और अभी इट्स लेमडक सरकार है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया, और जो ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले रिक्रूट किया था उसको अभी इलेक्शन कमीशन हटा दिया। तो अभी तो जो सरकार चल रहा है, चुनाव का नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, योर प्रोएक्टिव गवर्नर, सब लोग है। इसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सिर्फ ममता को, अभी तो चुनाव आ गया है, ब्यूगल बच गया, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैरामिलिट्री फोर्स अभी डेली हर डिस्ट्रिक्ट में अभी आपको वो लॉन्ग मार्च चल रहा है। तो अगर पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव है, गवर्नर एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन अभी हटा रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया, ठीक है। तो अभी तो सरकार आपके हाथ में है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बोलना भी ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। सुबोही खान कौन जिम्मेदार है? यू कैन टेक एक्शन नाउ। जी अंजना जी, देखिए हम इसको सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन बोल के या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बोल के ट्रिविलाइज ना करें। ये एक ऐसी निर्मम मानसिकता है, ये एक्चुअली इस्लामिक स्टेट बनाने की एक ऐसी वैचारिक अनुकूलता है जो माँ, माटी और मानुष के नारे के नीचे अपनी माँ का आंचल तार तार कर सकते हैं, अपनी माटी बेच सकते हैं और मानुष का मांस, रेप, मर्डर एंड स्लॉटर कर सकते हैं। आज तो चलिए 85 साल की माँ जी के साथ हिंसा को डोमेस्टिक वायलेंस बोल के छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसिडेंट मानिए चलिए इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स बताऊं तो वो पैटर्न होता है, वो आपकी मानसिकता है। अभी पिछले साल हाई स्कूल की एक टीचर को टीएमसी के अमल सरकार नेता की एक पूरा लीडरशिप में 30 फीट तक सड़क पे घसीट कर टीएमसी के गुंडों ने मारा था, बांध दिया था और टीएमसी के कार्यकर्ता के घर में ही उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था, एफआईआर तक हुई है।
कपस पाल एक टीएमसी के एमपी हैं, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को धमकी देते हुए किया था कि अपने गुंडों को समझा लो, अपने कार्यकर्ताओं को समझा लो, वरना हम अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ देंगे और तुम्हारी सारी महिलाओं के साथ वो बलात्कार करेंगे। तो इनके टीएमसी कार्यकर्ता नहीं है, दे आर लाइक एनिमल्स, जानवर हैं जिनको वो खुला छोड़ देंगे महिलाओं का बलात्कार करने के लिए। ममता बनर्जी ओपनली स्टेटमेंट देती हैं अंजना जी कि रेप्स इसलिए होते हैं। बात एक सवाल और सुन लीजिए भाई साहब, एक सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। एक करके प्लीज, ऐसे शो में एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज, ठीक है? एक लाइन बोलकर सुबह जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी अंजना जी, ममता बनर्जी पार्क स्ट्रीट रेप केस और एक 16 साल की बच्ची के गैंगरेप केस में ये बोल रही थी, क्या सारी औरतों के साथ बलात्कार ही होता है? बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि ओपन मार्केट है, ओपन ऑप्शंस है। ये एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर बोल रही हैं। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। मैं आपसे एक भारत की बेटी होने के नाते बंगाल की सारी बेटियों की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। आप, पूरा देश जानना चाहता है आपसे, क्या किया आपने इन नेताओं के खिलाफ? जवाब दीजिए रिजू जी। मैं जवाब दे दूं अंजना जी? हाँ जी। पहला जवाब ये है कि मैं सुबुई खान जी को ये बोलना चाहता हूं कि आपको मेरे से भी जवाब नहीं चाहिए। एनसीआरबी डेट था 2019, देख लीजिए, कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी फॉर वीमेन। ये मैं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीआरबी बोल रहा है। और आपको अगर कंपैरिजन करना है तो बॉम्बे, दिल्ली, यूपी सबसे कंपेयर कर लीजिए कलकत्ता में औरतों का कितना सम्मान और कितना इज्जत होता है। ठीक है, ये नेशनल चैनल पे ये बड़बड़ करना बहुत आसान होता है बोलना। मुझे उनको चुप कराइए, थोड़ा बोलने दीजिए। एक करके आप चुप कीजिए, चुप करिए, बहुत हो गया, सुन लिया। ठीक है, बीजेपी के ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, चुप करिए थोड़ा। अब मैं यहाँ पर ये जो आपका डिबेट है अंजना जी, उसके ऊपर मैं आपको राजनीतिकरण बता रहा हूँ। हमारा जब से पॉलिटिकल स्लोगन निकला है बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, तब से आप एक चीज देखिए, बीजेपी के पास अभी भी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी कोई मैनिफेस्टो नहीं है। एक सिंपल सा सवाल पूछूं आपसे रिजू जी, एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ रिजू जी, एकदम सिंपल सा सवाल, और वो सवाल मैं पूछ रही हूँ और आप जवाब मुझे दे रहे हैं, ना बीजेपी को ना किसी और को। 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को अगर उसका बेटा मारेगा तो वो बोल देगी कि मेरे बेटे ने मुझे मारा है, या परिवार की लड़ाई होगी वो बता देती है। 85 साल की औरत इस तरह से आपको लग रहा है साजिशन कैमरे के सामने बता रही है कि टीएमसी वालों ने मारा है? मुझे ये बस समझा दीजिए। 85 साल की औरत नहीं कह सकती कि मेरे बेटे ने मुझे मारा है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, उनकी बेटा जो बीजेपी करता है, एकदम नीचे स्तर का बीजेपी है, उनके दबाव में आके वो बोल रही है। आप ये, मैं अंजना जी आपको एक सवाल करता हूँ, किसी को नहीं, आपको और दर्शकों को। 85 साल की बूढ़ी औरत बिस्तर पे लेती है, बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार औरत, सुबह के 4:30 बताइए ना, वो झूठ क्यों बोलेगी? मुझे बस ये समझा दीजिए, वो झूठ क्यों बोल रही है? उनका बेटा उनको प्रेशराइज कर रहा है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। बीजेपी के पास कोई मुद्दा। जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि टीएमसी का इस प्रकार का वक्तव्य बहुत दुखद और संवेदनहीन है। और अंजना जी, ये इसलिए अधिक आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट ना कीजिए, हम आपका सम्मान करते हैं, इस चीज को पॉलिटिकली सपोर्ट मत कीजिए। आपको भी आपके अंतरात्मा को जवाब, ठीक है, जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। रिजू दत्ता जी, जिस ढंग से आपने कहा कि अंतरात्मा को जवाब देना चाहिए, किसी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ममता जी इतनी जल्दी भूल गई? जब वो हमारे साथ थे, उन्होंने बताया था कि लेफ्ट के राज में लेफ्ट के गुंडों ने और पुलिस ने उनके साथ क्या किया था। उनको इतना मारा था कि वो उनको मृत समझकर चले गए थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि ममता बनर्जी जी मर गई हैं। अगर उन्हें यह जरा भी आभास होता कि वो जीवित हैं, शायद छोड़ के नहीं जाते। यानी इतनी हिंसा जिन्होंने सही थी। और तब लेफ्ट ने क्या बोला था कि ममता जी नाटक कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के कहिए, ममता जी ने जो कष्ट सहा था लेफ्ट के गुंडों के द्वारा, वो नाटक था? या पुलिस ने जो अत्याचार किया था, उनको मृत समझ के छोड़ के चले गए थे, वो नाटक था? नहीं था। तो जिसने स्वयं ये भोगा हो, जो भुक्तभोगी, वो लोग आज ये कहें 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला के लिए कि नहीं, ये एक प्रकार का राजनीतिक उपयोग है, दुरुपयोग है, तो ये मुझे और भी ज्यादा भर्त्सना योग्य और भी ज्यादा निंदा योग्य लगता है। और अगर आप कह रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, तो मान्यवर आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो नियम है वो तो बहुत भयानक है, बहुत जबरदस्त है। उठा के तब तक आपको बड़ी धाराओं में लगा के अंदर कर देना चाहिए था। ये कहा जयंत घोषाल ने कि अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है, अब सिर्फ ममता की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। इसके बाद आऊंगी शुभांकर।
देखिए, जयंतो जी से मैं पूरी विनम्रता से थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर रहते हैं डिप्लॉयड, उनका कार्य यह होता है कि किसी स्थान या व्यक्ति जिसकी सुरक्षा में वो लगे हैं उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और यदि उस स्थान या व्यक्ति पर कोई हिंसात्मक हमला होता है तो जरूरत पड़ने पे वो गोली भी चला सकते हैं। परंतु अगर वहां आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो किसी को गिरफ्तार करना, रोकना, यह स्थानीय पुलिस का ही कार्य है, तो यह उन्हीं को करना पड़ेगा। वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास वो अधिकार नहीं है कि वो जाकर किसी हिंसा के मामले में किसी को पकड़कर गिरफ्तार कर सकें, जेल ले जा सकें अथवा मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकें। इसलिए मेरा यह मानना है कि यहां पर एक बार पुनः बंगाल की पुलिस को देखना होगा। हां, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मेरा मानना है कि चूंकि अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आयोग इस विषय पर पूरी सतर्कता से नजर रख रहा होगा, और हम आशा करेंगे कि चुनाव आयोग इन चीजों का संज्ञान लेते हुए अब वह प्रभावी कदम उठाए ताकि उपद्रवी तत्वों की यह हिम्मत न पड़े कि वो निष्पक्ष चुनाव में भय का वातावरण पैदा करके उसमें किन्हीं भी लोगों को निष्पक्ष निर्भीक चुनाव करने से रोके। ठीक है जयंतो जी, जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग, सरकार नहीं। नहीं, देखिए, सुधांशु जी तो बहुत अच्छा वक्ता है, उनके साथ डिबेट करना बहुत कठिन होता है। मैं विनम्रता के साथ मैं भी सुधांशु जी कह रहा हूं कि ये जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं पैरामिलिट्री, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कॉन्फिडेंस जो है वो स्टेट पुलिस के खिलाफ जो स्टेट बीजेपी कह रहे हैं उसके काउंटर करने के लिए, कि ऐसी स्थिति हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर में जो डिटोरेशन है उसको चेक करे। अगर पैरामिलिट्री फोर्स भेज के, और होम इलेक्शन कमीशन, मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी इज अ नोडल पर्सन टू कोऑर्डिनेट विद द इलेक्शन कमीशन। जो चुनाव का अनाउंसमेंट के पहले जो अधिकार नहीं था, अभी इलेक्शन कमीशन के थ्रू बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप डायरेक्टली, क्योंकि अभी ये ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट रन बाय इलेक्शन कमीशन, तो इसके बाद भी अगर वायोलेंस कंट्रोल नहीं होगा और उसके लिए पॉलिटिकली ब्लेम करना एक पार्टी को, वो भी थोड़ा प्रेजुडिस्ड हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है। सुधांशु जी, छोटा सा एक इसका जवाब सुधांशु जी, छोटा सा, फिर शुभांकर जी को पास। बस छोटा। देखिए, अगर पुलिस ने किया होता और हम कहते हैं कि पुलिस से तृणमूल ने करवाया तो वो गलत बात लगती, पर यहां तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया है, सिर्फ पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की बात है। तो यहां तो कार्यकर्ताओं ने किया है और वो माताजी स्वयं बोल रही है कि तृणमूल के लोगों ने किया, तो इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रह जाता। हां, अगर हम यह आरोप लगाते कि पुलिस से करवाया, चूंकि अब तो पुलिस चुनाव आयोग के अधिकार में आ गई है, तो आप जो कह रहे थे वो हम आरोप स्वीकार करते हैं। शुभांकर जी आपका कमेंट, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सुधांशु जी को। जे देखिए, उन्होंने बताया 8 साल से कार्यकर्ता भाजपा का, बीजेपी का कार्यकर्ता निधन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग गुंडा है, जो लोग करप्टेड है, सिद्धार्थ सिन्हा उनका ऑब्जर्वर था, उन्होंने बोल रहे थे इनको जेल में भरेगा, ये लोग भागो, और उसका बाद कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसा बोल रहे थे। उनका हर नेता प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री तक, मैं पूछना चाहता हूं, वो नेता जो टीएमसी का अंदर में रुक के करप्शन किया था, गुंडागर्दी किया था, वही तो आज बीजेपी का फेस है। दिलीप घोष फेस नहीं है, उन्होंने ही फेस है। एक एक करके मैं नाम बताना नहीं चाहता हूं, यू जस्ट सी। एंड सेकेंड, जो मैडम अभी बोल रही थी जे बंगाल में महिला ऐसा, उनका तो आवाज मैं नहीं सुना कोई चैनल में। जब हाथरस का इंसिडेंट हुआ था, जिप काट दिया गया था, सिद्धाड़ा तोड़ दिया गया था, उनको जला दिया गया था, तो अब उनका आवाज कहां था? आज आई वेलकम किया है उन्होंने। बंगाल का कोई अत्याचार होगा, देश का हर कोना से कोई आदमी उसका विरोध में बोल सकता है, बोलिए। बट आज मैं इसलिए मैच फिक्सिंग का बात कर रहा हूं, जो लोग करप्शन किया था, जो लोग हिंसा किया था, जो लोग गुंडागर्दी किया था, वोट देने नहीं दिया था, वो लोग अभी बीजेपी का फेस है। 1 to 10 पीपल आज देखिए वो घूम रहा है बंगाल में। दिलीप घोष का ज्यादा फेस वो लोग है। इस सवाल का जवाब लेंगे सुधांशु जी, जल्दी से बस सुबह जी पहले जवाब दीजिए। ये लोग नैरेटिव अगर आप एक महिला एक्टिविस्ट के तौर पर बात करेंगी तो हाथरस पर भी वैसे ही बोलना होगा जैसा आप 85 साल की बुजुर्ग महिला पर बोलेंगी, उसी बराबरी और उसी शिद्दत के साथ। अंजना जी, जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि हाथरस में भी मैंने उसी बराबरी और उसी शिद्दत के साथ बोला है।
उस बच्ची को आधी रात को जलाने का मैंने विरोध किया है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि हाथरस में बलात्कार नहीं हुआ था, वो क्रिएट किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी लीडर ने, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी लीडर ने गलत है। यू आर टेलिंग लाइज, यू आर टेलिंग लाइज। सुबूही अच्छा है कि किसी के पर्सनल ओपिनियन से सबकी आवाज नीचे यू आर टेलिंग लाइज। अच्छा है सुबूही खान, सुबूही खान अच्छा है कि किसी के पर्सनल ओपिनियन से रेप नहीं डिसाइड होता है, इस देश की अदालतें डिसाइड करती है और देश की अदालत ने डिसाइड किया है सुबूही खान बलात्कार हुआ था, इसलिए आपको ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अंजना जी, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, कोर्ट की बात समझना चाहिए। मैं चार्जशीट को गलत नहीं मान सकती, मैं चार्जशीट को गलत नहीं घर में रखिए। अंजना जी, मैं चार्जशीट को ग्रंथ नहीं मान सकती, सीबीआई की चार्जशीट को ग्रंथ नहीं मान सकती मैं। आप सीबीआई की चार्जशीट को भी ग्रंथ मत मानिए मैडम, आप अदालतों की बातों को भी ग्रंथ मत मानिए, लेकिन जब बोलिए तो अपने पर्सनल ओपिनियन को अपने घर पर रखिए। बंगाल पर चर्चा हो रही है, एक्टिविस्ट के तौर पर बोलिए तो वही बोलिए जो आपसे पूछा गया है। जल्दी से अंजना जी, बंगाल के उदाहरण मैं इनको दे रही हूँ, सुधांशु त्रिवेदी, और आप रेप जैसे गंभीर मुद्दों पर प्लीज अपने पर्सनल और हल्की बातों को दूर रखिए शो से। जल्दी से दिखाइए सुधांशु त्रिवेदी और साथी रिजु दत्ता को। सुधांशु जी, बात तो उन्होंने सही कही, आपके पास तो सर वॉशिंग मशीन है, ऐसे ही लोगों को आप शामिल कर लेते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं ना शुभांकर दा, वो कह रहे हैं कि आप दोनों की मैच फिक्सिंग है। सुधांशु जी, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये बात कह रहे हैं तो ये मानते हैं कि इनके नेताओं ने गड़बड़ किया था, हाँ या ना में उत्तर दें। जब ये आरोप लगे तो उन्होंने कहा सब आरोप निराधार है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जैसे ही नेता पार्टी छोड़ता है, साहब वो करप्ट हो गया और वो जाके वहां साफ हो गया। तो आप तो पहले ये बताइए वह खराब था या नहीं। अगर आप खराब मानते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी पार्टी में घनघोर भ्रष्टाचार हो रहा था, आपकी पार्टी में अपराध हो रहा था। और अगर आप ये मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, तो छोड़ने के बाद कैसे हो गया? इसलिए दोनों बातें आपस में आपकी परस्पर विरोधाभासी है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, अभी पूरी विनम्रता से, अभी हाथरस का जिक्र हुआ था, तो जिस बालिका के साथ ये हुआ था वो किस समुदाय की थी? वाल्मीकि समुदाय की थी ना। अंजना जी, भारत के इतिहास में 72 साल तक वाल्मीकि समुदाय ने वह यंत्रणा झेली है कि जम्मू कश्मीर में उनके बेटे और बेटी पीएचडी करने के बाद भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं होंगे, सिर्फ सफाई कर्मचारी होंगे। तब किसकी सरकार? आपकी सरकारों में 72 साल झेला। दर्द नहीं हुआ दिल में कि एक बच्चा पॉलिटिक्स कर एमए कर लेगा, एमएससी कर लेगा, एमकॉम कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, मगर आप कहेंगे जो तुम्हारा पैतृक व्यवसाय वही करना होगा। और 72 साल ये नियमानुसार रहा, और जब हमने वो नियम हटा दिया 335 तब आप कह रहे हैं कि आपको बड़ी संवेदना थी, इसलिए वो विषय छोड़िए। आज हम बंगाल के विषय पे आते हैं, हम बंगाल के विषय के ऊपर आते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में जो कुछ बंगाल में हो रहा है, या बंगाल की सभ्यता संस्कृति के साथ जो दुर्व्यवहार लेफ्ट के कार्यकाल में हुआ था, जैसा कि अभी बोला उन्होंने कि डीएनए में आ गया। अब यही तो एक समस्या है, जब इतनी गहराई तक कोई रोग पहुंच जाए अंजना जी, तो इसका समाधान वही कम से कम कर पाएगा जिसका इस रोग में कोई रोग न रहा हो। सवाल तो यही है ना कि वो डीएनए अब आप अपनी पार्टी में भी शामिल कर रहे हैं ना। बंगाल की संतरास की मुक्ति, वो डीएनए आप भी शामिल कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों पर आरोप लगाते थे, उनको आप खुली बाहों से एक के बाद एक वहां पर स्वागत कर रहे हैं। फिर डीएनए कैसे चेक कीजिएगा? अपने वरिष्ठ नेता है, क्यों घुमा रहे हो? ये मानते हैं सीधा बताइए ना, उनकी पार्टी में गलत हो रहा था, ये लोग गलत थे, तो हम इसके बाद जवाब देने को तैयार है। सुधांशु जी, बात ये है ना, देखिए मैं आपको बोलेगा, कांग्रेस से बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है। अरे कांग्रेस मैं कांग्रेस पार्टी का तरफ से सुधांशु जी पूछ रहा हूँ कि उन्होंने बात को मत घुमाइए, बात मत घुमाइए। गुंडागर्दी किया था, उन्होंने क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप, अरे शुभंकर जी थोड़ा सा रुक जाइए। शुभंकर दा, हम आपसे बोलने से पहले आपको मैं जवाब दूंगा, उससे पहले मैं सुधांशु जी को एक ही चीज पूछता हूँ। सुधांशु जी, बंगाल भारतवर्ष का हिस्सा है, बंगाल में इतना बड़ा इलेक्शन है, तो यहाँ पर के लोग भी वही सवाल कर रहे हैं आपसे, जो है 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी, दाम, पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम, डीजल के दाम, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप क्यों एक बूढ़ी औरत को अपना ये क्रच बना के उसको पॉलिटिक्स में ला रहे हैं? आप अपना मुद्दे पे बात कीजिए। और दूसरा चीज, ममता बनर्जी मुद्दा नहीं है सामने, देखिए अंजना जी,
देखिए एक बात मैं बोलूं, ये सब लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ये लोग बना रहे हैं असली मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को। ये सब आप बोलिए ना, तमिलनाडु में 283 सीटों पे जयंत जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट, ब्रेक का टाइम हो रहा है। और मैं शुभंकर जी से एक ही चीज बोलूंगा कि शुभंकर जी, आपने तो इतना कुछ टीएमसी और बीजेपी के बारे में बोला, आपका तो इतना बड़ा ब्रिगेड हुआ, वहां पर आपके अध्यक्ष क्यों नहीं आए? इतना बड़ा ब्रिगेड को भी उन्होंने क्यों मिस कर दिया? वो तो पुशअप कर रहे हैं तमिलनाडु में, तो आपका कितना सीरियसनेस है बंगाल में वो पता चल रहा है। ठीक है जयंत जी। नहीं देखिए, अरे मुझे क्या लगता है ब्रिगेड कि में डर लग अभी गया क्या? कल ब्रिगेड में डर हो गया रिजू जी, ब्रिगेड देख के। मैं तो आपका प्रेसिडेंट कहाँ है? वो तो तमिलनाडु में पुशअप कर रहा है, वो क्यों नहीं आया? आपके प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी जी तो भाग रहे थे आपस में। अरे ब्रिगेड देख के आपका डर हो गया क्या? भाजपा और टीएमसी का डर हो गया क्या? आपके आपका डर हो गया क्या ब्रिगेड देख के? भाजपा और टीएमसी डर गई है कांग्रेस से। ब्रिगेड देख के डर हो गया क्या? ये बोलिए। शुभंकर जी का जो ये अति आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास सही है? अंजना जी, ये सबसे बड़ा आज का मजाक। प्लीज रिजू जी प्लीज जल्दी से जल्दी। देखिए, मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट बोलना चाहूंगा जो चर्चा का अभी तक नहीं हुआ, वो कि हिंसा जो है, ये जो घटना है, ये तो मैं इसको कंडेम कर रहा हूं, ये तो फैमिली में जो हुआ है, लेकिन जो जनरल जो हिंसा होती है ना पश्चिम बंगाल में, वो एक हाथ से ताली नहीं बजता है। जहां बीजेपी का स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ा है, वहां बीजेपी के साथ तृणमूल का क्लैश हो रहा है। क्लैश होने के लिए, वायलेंस के लिए भी मुझे अभी भी अंजना जी याद है, सीपीएम के साथ आरएसपी का, फॉरवर्ड ब्लॉक का भी फाइट होता था। इवन एसयूसीआई एक छोटा पार्टी, वहां भी वायलेंस होता था। जयनगर, कुलतली, जहां एसयूसीआई का स्ट्रेंथ है, तो जहां भाजपा में भी तृणमूल से भी कुछ लोग आए हैं, और ये जो क्लैशेस। सुधांशु जी एक लाइन जल्दी से, एक लाइन सर। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जयंतोदा ने कहा भाई हमारा तो अनेक राज्यों में हम पक्ष में भी है, सरकार में भी है, वहां हिंसा क्यों नहीं? जी, वो फैमिली वायलेंस कह रहे हैं इसे। देखिए, ये बात तो जांच के बाद ही सामने आनी चाहिए। एक तरफ साफ साफ जब वो बूढ़ी माता अपने मुंह से कह रही हैं कि तृणमूल के लोगों ने उनके साथ ये किया है, तब फैमिली वायलेंस करना मेरा विचार से प्रथम दृष्टया तो उचित नहीं लगता। निर्ममता पर आर पार, जहां 85 साल की एक बुजुर्ग महिला पर हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में आप बहस देख रहे थे। देखते रहिए आज तक।